गुड मॉर्निंग। आज हम अमर्त्य सेन के आर्थिक विचारों की चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हमने अमर्त्य सेन के कल्याण का अर्थशास्त्र या सामाजिक चुनाव संबंधी सिद्धांत का अध्ययन कर लिया है। आज हम उनके इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्विलिटी यानी कि असमानता का अर्थशास्त्र से उनके आर्थिक विचारों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। प्रोफेसर सेन के आर्थिक असमानता के विश्लेषण से आर्थिक असमानता की अवधारणा को समझने में बहुत सहायता मिली है। सेन ने अपनी पुस्तक ऑन इकोनॉमिक इनइक्विलिटी में पूर्व के सभी सिद्धांतों की कमियों का उल्लेख किया है। सेन ने यह पाया कि यद्यपि असमानता के इच्छित उद्देश्य मानने पर सभी अर्थशास्त्री सहमत हैं, फिर भी उन्होंने आर्थिक समानता मापने के अलग अलग सूचक परिभाषित किए हैं। उदाहरण के लिए जॉन रॉल ने प्राथमिक या आवश्यक वस्तुओं के वितरण में समानता की आवश्यकता प्रदर्शित की है और रोनाल्ड डार्किन ने साधनों की समानता की बात की है। हैटकिंसन ने अर्थव्यवस्था को उस स्थिति में पहुंचाने की बात की है जहां सामाजिक कल्याण अधिकतम हो। आजकल सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में विभिन्न देशों की तुलनात्मक प्रगति जानने के लिए मानव विकास सूचकांक को विकसित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1991 में मानव स्वतंत्रता सूचकांक बनाने का प्रयास चार्ल्स हुमा के द्वारा किया गया। प्रोफेसर सेन ने अपनी पुस्तक इनइक्विलिटी री-एग्जामिन्ड में बताया कि असमानता किसी प्रमुख चर से प्रभावित होती है। असमानता को मापने के लिए मानव सूचकांक की भांति जीवन की गुणवत्ता संबंधी कोई माप होना चाहिए। जीवन की गुणवत्ता संबंधी सूचकांक की चर्चा करने के बाद असमानता को मापने तथा विकास संबंधी व्यूह रचना का क्षेत्र बढ़ गया है। प्रोफेसर सेन ने असमानता व अन्याय के क्षेत्र में परिवार व समाज के स्तर पर लिंग भेद संबंधी अवधारणा का जिक्र भी किया है। इस संबंध में सेन ने भारतीय समाज में व्याप्त उच्च स्तरीय लिंग असमानता तथा महिला उपेक्षा का वर्णन किया है। प्रोफेसर सेन ने विकासशील देशों में विपरीत तरीकों से बढ़ रहे स्त्री पुरुष अनुपात की भी चर्चा की है। उन्होंने अपने लेखों में स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से महिलाओं की उपेक्षा की तरफ भी ध्यान केंद्रित किया है। सेन ने अपने लेख में खोई स्त्री यानी कि मिसिंग वुमेन का एक मोटा अनुमान 3,70,00,000 के लगभग लगाया, जो अधिक जीवित रहती बशर्त उनके संबंध में स्वास्थ्य संबंधी अलाभकारी तत्वों को हटा दिया जाता। सेन इस बात पर अफसोस जाहिर करते हैं कि प्रचार माध्यम महिला अत्याचारों की मोटी सुर्खियों में खबर छापते हैं, परंतु समाज व परिवार के द्वारा महिलाओं की उपेक्षाओं के संबंध में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की जाती। इसलिए आर्थिक विकास के लाभ पुरुष और महिलाओं के बीच ठीक अनुपात में उपलब्ध नहीं होते। महिलाओं का पिछड़ापन तथा उनकी उपेक्षा कई सामाजिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। उन्होंने अपने लेख में इस संबंध में जाति व्यवस्था, बाल विवाह, दहेज प्रथा,
सती प्रथा आदि का उल्लेख भी किया है। उनका यह मानना है कि महिलाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से उपयुक्त तत्वों में कमी के साथ शिक्षा तथा आय को बढ़ाने वाले यानी महिलाओं की आय को बढ़ाने के उपाय किए जाने की आवश्यकता है। उनकी यह निश्चित मान्यता है कि यदि महिलाओं को लाभपूर्ण रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए तो महिलाओं के स्तर में सुधार होगा और उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, जिसका आगे की स्त्रियों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। प्रोफेसर सेन के उपयुक्त शोध के बाद महिला क्षेत्र के अंतर्गत शोध का क्षेत्र भी बढ़ गया। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य सामने भी आए। जनसंख्या नीति महिलाओं की समृद्धि में सीधा संबंध है, जिसके कारण प्रजनन प्रारूप में बदलाव आ सकता है। यद्यपि आज जन्म दर में कमी लाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, परंतु सेन बलपूर्वक जन्म दर नियंत्रण के विरुद्ध रहे हैं। सेन ने अपने लेख में इस बात को सिद्ध किया है कि जिन राज्यों में महिलाओं के स्वास्थ्य सूचक प्रगति पर है, वहाँ महिलाओं ने आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके विपरीत जिन राज्यों में लिंग असमानता तथा महिलाओं की उपेक्षा की गई है, वे आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ गए हैं। लिंग असमानता तथा उपेक्षा सेन के अनुसार बड़ी सामाजिक असफलता है, जिसके कारण अन्य आर्थिक एवं सामाजिक बुराइयों का उदय होता है। नेक्स्ट उनका विचार है गरीबी व अकाल पर। गरीबी एवं अकाल पर सेन का योगदान वास्तव में समाज के गरीब वर्गों से उनके लगाव का परिचायक है। लोगों को इतना गरीब नहीं बनने दिया जाना चाहिए कि वे उत्तेजित हो जाए या समाज के लिए कष्टदायक बन जाए, ऐसा सेन का विचार था। सेन गरीबी के संबंध में कहते हैं कि हमारी चिंता का केंद्र बिंदु गरीब होना चाहिए या अन्य पूरा समाज, इस पर विचार किया जाना चाहिए। सेन के अनुसार निर्धनता एक नैतिक मुद्दा है और गरीबी की क्षमताएं एवं कार्यप्रणाली हमारे लिए चिंता का मुख्य केंद्र बिंदु है। उन्होंने निर्धनता के माप के लिए उचित सूत्र विकसित करने की बात भी की। उन्होंने बताया कि निर्धनता मापने के हेड काउंट अनुपात तथा आय अंतराल माप में कुछ सीमाएं हैं। यह अनुपात निर्धनता के बारे में उस स्थिति में भी गलत सूचना प्रदान करता है जबकि सरकार के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे विभिन्न आय वर्गों के लोगों की आमदनी बढ़ाकर गरीबी रेखा से नीचे के सबसे अधिक आय वर्ग के समीप भी लाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि निर्धनता रेखा के लिए 250 रुपये प्रति माह न्यूनतम आय मान ली जाए, तो 200 या 150 या 75 रुपये प्रति माह पाने वाला व्यक्ति भी निर्धन माना जाएगा। यदि सरकार निर्धनता दूर करने के उपायों से 75 रुपये मासिक प्राप्त करने वाले तथा 150 रुपये मासिक आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आमदनी बढ़ाकर 240 रुपये भी कर दे, तो भी हेड काउंट रेशो के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे ही माने जाएंगे, क्योंकि इससे निर्धनता के अनुपात में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार आय अंतराल विधि में भी निर्धन लोगों की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है।
इसलिए एक ऐसे माप की आवश्यकता है जो निर्धनों में निर्धनता की मात्रा का पता लगा सके। इसके लिए सेन ने निर्धनता का एक ऐसा माप सुझाया जो गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों में व्याप्त आय की असमानता पर आधारित है, और इन कमियों को दूर करने के लिए सेन ने निर्धनता मापने के लिए एक सूत्र प्रदान किया। वह है P = HI + 1-IG। यहाँ P से तात्पर्य सेन निर्धनता सूचकांक, H से तात्पर्य निर्धनता की रेखा से नीचे जनसंख्या का अनुपात यानी हेड काउंट रेशो, I से तात्पर्य आय के वितरण का माप, G से तात्पर्य गरीबों में आय वितरण का गिन्नी गुणांक। सेन के अनुसार P का मूल्य सभी इच्छित शर्तें पूरी करता है, जैसे यह गरीब व्यक्ति की आमदनी में कमी होने पर संवेदनशील है, जबकि गैर गरीब की आमदनी बढ़ने पर असंवेदनशील है। यदि गरीब से गैर गरीब का आय का हस्तांतरण होता है तो P का मूल्य बढ़ता है। सेन के इस सूचकांक के विकसित होने के बाद इस क्षेत्र में शोध कार्य का क्षेत्र बढ़ गया। प्रोफेसर सेन ने इस निर्धनता सूचकांक का प्रतिवर्ष UNDP द्वारा मानवीय विकास सूचकांक बनाने में प्रयोग किया जाता है। निर्धनता एवं वितरण का विश्लेषण करते समय सेन ने अपना ध्यान भूख पर केंद्रित किया। इससे विकासशील देशों में अकालों की स्थिति पर भी शोध का क्षेत्र बढ़ने लगा। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार यदि खाद्यान्न आपूर्ति में किसी क्षेत्र में कमी आती है तो उसका परिणाम भूख व मृत्यु के रूप में होता है। सेन ने इस परंपरागत तर्क की आलोचना करते हुए लिखा कि भूख वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को पर्याप्त भोजन खाने को नहीं मिलता। 1973 के इथियोपिया व बंगाल के अकाल का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा कि उन्होंने बताया कि अकाल बिना खाद्यान्नों की आपूर्ति में कमी के कारण ही उत्पन्न हो सकते हैं। उनका यह मानना है कि अकाल बाजार की असफलता के कारण या लोगों की क्रय शक्ति में कमी के कारण होता है। प्रोफेसर सेन का यह कहना भी सही है, क्योंकि यह संभव है कि किसी वर्ष विशेष में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो जाए, परंतु बाजार की असफलता के कारण खाद्यान्न लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते या नहीं पहुंच पाए। खाद्यान्न लोगों तक पहुंच भी जाए पर लोग पर्याप्त क्रय शक्ति के अभाव में उसे खरीद ही नहीं पाए। अतः उन्होंने सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा बाजार संयंत्र की अकुशलता को सुधारने एवं ऐसे समय लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के उपाय किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रकार से प्रोफेसर सेन ने किस प्रकार इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वलिटी यानी असमानता का अर्थशास्त्र और गरीबी एवं अकाल पर अपने विचार व्यक्त करते हुए यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हम गरीबी का आकलन करें और किस प्रकार अकाल जैसी समस्याएं जब आती है तो उसका सामना किया जाए। उन्होंने यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप का पक्ष लिया और कहा कि मार्केट मैकेनिज़्म में कुछ सुधार करने की आवश्यकता भी है। आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी। थैंक यू।